वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है जो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। हम आज पार्ट 2 में देखेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस। क्या स्टार्ट किया था? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस, जिसमें हमने समझा था कि हमें क्यों ज़रूरत है हमारे फूड के प्रोडक्शंस को बढ़ाने की, क्यों ज़रूरत है हमें फूड प्रोडक्शंस को एनहांस करने की। स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसे फीड करने के लिए हमें ये एनहांस करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेरियस मेथड्स हमने देखा है। तो कौन कौन से वेरियस मेथड थे? वो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रोब्स। तो ये 5 टाइप के मेथड्स है जिसके वजह से हम अपने फूड प्रोडक्शंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो जिनमें से हमने एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट किया था। क्या किया था? एनिमल हस्बेंड्री को स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री मतलब हम एनिमल्स को पालेंगे, एनिमल्स का ब्रीड करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। और ये सब हम क्यों करेंगे? ये सब हम हमारे ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन प्रॉफिट के लिए ये करेंगे स्टूडेंट्स। ये होता था एनिमल हस्बेंड्री। उसमें हमने देखा था कि एनिमल हस्बेंड्री में भी कुछ पार्ट्स है। तो पहला था एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। सेकेंड था डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या स्टूडेंट्स? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। थर्ड था पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या था स्टूडेंट्स? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। फोर्थ था बी कीपिंग, जिसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और फिफ्थ है फिशरी। क्या स्टूडेंट्स? फिशरी। सिक्स्थ है सेरिकल्चर। सेवेंथ है लैक कल्चर। तो अब हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था। क्या किया था? एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था। और एनिमल हस्बेंड्री में हमने एनिमल ब्रीडिंग को खत्म किया था पिछले चैप्टर में। क्या किया था? पिछले चैप्टर में एनिमल ब्रीडिंग को हमने खत्म किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या देखेंगे? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेयरी वर्ड आ गया है, मतलब ये मिल्क रिलेटेड होने वाला है। मिल्क का हम फार्मिंग करेंगे स्टूडेंट्स, मिल्क को हम प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में होने वाला क्या है स्टूडेंट्स? मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। और जो मिल्क है वो बहुत एसेंशियल होता है स्टूडेंट्स, हमारे फूड में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स हमें मिल्क से मिलते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत न्यूट्रिएंट्स हमें मिल्क से मिलता है। तो मिल्क एक हमारे फूड का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे फूड और हमारे न्यूट्रिएंट्स का। तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को पसंद भी करती है, और मिल्क एक बड़ा सोर्स भी है प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का स्टूडेंट्स। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कि किस तरह से हम अपने कैटल्स को, अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को ऐसे रखेंगे तो हमें मिल्क मिलेगा, हमारा मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हम देखते हैं क्या है डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। क्या है डेयरी फार्म मैनेजमेंट? तो देखते हैं प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? मिल्क को प्रोड्यूस करना या मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, उनको प्रोसेस करना। क्या करना? उनको प्रोसेस करना, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोसेस करना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसे हम क्या बोलेंगे? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। इन इंडिया काउज एंड बफेलोज आर मेनली यूज्ड फॉर डेयरी फार्म्स। इंडिया में काऊ और बफेलोज यूज होते हैं, ज़्यादा काऊ और बफेलोज ही यूज होते हैं मिल्क प्रोडक्शंस के लिए। वैसे तो गोट भी है और कैमल्स भी यूज होते हैं स्टूडेंट्स मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बट ज़्यादा काउज और बफेलोज यूज होते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में काऊ यूज होते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज है बस जहाँ पे 2-3 कंट्री ऐसे होंगे एशिया में वो भी, जहाँ पे बफेलोज यूज होते हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स काउज यूज होते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से ब्रीड्स के काऊ हैं हमारे इंडिया में। तो वो देखते हैं कौन कौन से ब्रीड के काऊ होने वाले हैं हमारे इंडिया में। तो साहिवाल, सिंधी, गिर, ये क्या है? इंडियन ब्रीड्स ऑफ काऊ। ये क्या है? इंडियन ब्रीड ऑफ
काऊ है, साहिवाल, सिंधी, गिर। जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, ये क्या है, बाहर के ब्रीड है। क्या स्टूडेंट्स, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ है स्टूडेंट्स, जो हमारे इंडिया में मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब जो टाइप के काऊ है वो यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए, और मिल्क प्रोड्यूस हो गया तो हम मिल्क का प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कर्ड, दही, चीज़ वगैरह, बटर जो भी है वो हम मिल्क से बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं बेफेलोस के क्या है। मैंने पहले बोला था जो बेफेलोस है स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर की इंडिया में ही यूज़ होते हैं मिल्क प्रोडक्शंस के लिए, और ज़्यादा कहीं नहीं यूज़ होते। जो भी बेफेलोस आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन कंट्रीज़ में वो जंगली होते हैं, वाइल्ड होते हैं, बट इंडिया में भी बेफेलोस को पाला जाता है मिल्क प्रोडक्शंस के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से बफेलोज, कौन कौन से टाइप के बफेलोज हैं हमारे कंट्री में। जफराबादी, पहला क्या है स्टूडेंट्स, जफराबादी। मेहसाना, क्या है स्टूडेंट्स, मेहसाना। मुरा, नागपुरी, नीली, सूरती। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, इंडियन ब्रीड ऑफ बफेलोज है। क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया, इनका ओरिजिन क्या है, इंडिया में है। इंडियन ब्रीड्स ऑफ ये बफेलोज हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं, जफराबादी, मेहसाना, मुरा, नागपुरी, नीली, सूरती, ये क्या है, इंडियन ब्रीड्स ऑफ बफेलो है। काऊ के कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, साहिवाल, सिंधी, गिर, जो थे इंडियन ब्रीड ऑफ काऊ। जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन, ये क्या थे, एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काऊ थे स्टूडेंट, बाहर के ब्रीड ऑफ काऊ। सो ये सब हैं जो ब्रीड्स हैं स्टूडेंट्स काऊ और बफेलो को, जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में यूज़ होता है फूड के प्रोडक्शंस के लिए, फूड मिल्क के प्रोडक्शंस के लिए। तो हमें क्या करना है, इन सब में ही हमें कुछ तो करना है ताकि हम मिल्क का प्रोडक्शंस बढ़ा सकें स्टूडेंट्स। सो क्या करना पड़ेगा हमें मिल्क का प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, क्या करना पड़ेगा हमें डेयरी फार्म को मैनेजमेंट करने के लिए। तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे डेयरी फार्म को मैनेज करने के लिए, हमारे एनिमल्स को हम ऐसे रखें कि वो ज़्यादा मिल्क दे सकें स्टूडेंट्स, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स। सो हम देखते हैं क्या क्या है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर इन प्रॉपर रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, काऊ और बफेलो जो भी एनिमल होगा स्टूडेंट्स, वो मिल्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, मिल्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, उसके फूड पे डिपेंड होगा। क्या स्टूडेंट्स, मिल्क वो कितना प्रोड्यूस करेगा वो उसके फूड पे डिपेंड होने वाला है। तो अच्छे क्वालिटी का फूड, अच्छे क्वालिटी का फॉडर, जो उनका चारा है, फॉडर मतलब चारा, वो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, और जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, वो नहीं होना चाहिए कि हाँ ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, वो नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर रेशियो में रोज़ उनको उतना ही खाना देना चाहिए स्टूडेंट्स। या तो उनका कोई कंडीशन चेंज होता है तो उस हिसाब से उन्हें खाना देना चाहिए, उस हिसाब से उनका उन्हें चारा मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। सो ये इस वजह से भी क्या हो सकता है, हमें मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है स्टूडेंट्स। क्या हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है। साइलेज मेड फ्रॉम लेग्यूम्स एंड ग्रासेस, मेज एंड जवार मेक्स गुड फीड। ठीक है, साइलेज क्या होता है, साइलेज मतलब होता है स्टूडेंट्स जब आप ग्रास के साथ देखो भूसा मिलाते हैं, गांव में बोलते हैं ना भूसा मिलाते, जो हमें गेहूं वगैरह राइस वगैरह काटने के बाद मिलता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलेंगे। और मेज, मकई और जवार का थोड़ा सा मिक्सचर मिलाते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम वो काऊ को देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। तो ये साइलेज होता है वो मिल्क प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साइलेज इज सप्लीमेंटेड विथ ऑयल केक्स, मिनरल, विटामिन एंड सॉल्ट। और हम इसमें क्या क्या मिला सकते हैं, ऑयल केक्स मिला सकते हैं, कुछ मिनरल्स, विटामिन एंड सॉल्ट भी। तो जो बाहर साइलेज मिलता है, जो हम मार्केट से साइलेज लाते हैं, उनमें ये भी मिला रहता है स्टूडेंट्स, ऑयल केक्स, मिनरल्स, विटामिन और सॉल्ट्स भी इनमें रहते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे जो कैटल्स है, हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, वो अच्छी तरह से खाएं और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क दे सकें, ताकि हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा दें और मिल्क के प्रोडक्ट्स बढ़ा दें और हमारे पॉपुलेशन को हम फीड कर पाएँ स्टूडेंट्स। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे कैटल्स रहे वो क्लीन रहे, और जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनका शेड है, जहाँ पे उनका शेल्टर है, वो भी हम अच्छे से क्लीन रखें। ये क्यों क्लीन रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर
क्लीन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उन्हें अलग अलग टाइप के डिजीज हो जाएंगे। क्या होंगे, उन्हें अलग अलग टाइप के डिजीज हो जाएंगे, और डिजीज हो जाएंगे तो वो काऊ या बफेलो को इफेक्ट करेगा, काऊ बफेलो को इफेक्ट करेगा तो उनके मिल्क प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, मिल्क प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा तो हमारे फूड प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन में इफेक्ट हो रहा है इनडायरेक्टली। क्लीनलीनेस और हाइजीन अगर हमने नहीं रखा है हमारे कैटल्स का, हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हमें हरदम साफ सफाई रखना है, काऊ डंग्स को हरदम हटाते रहना है हमें उनके आसपास से, और उन्हें रोज रोज नहलाना भी पड़ता है स्टूडेंट्स, ताकि वो किसी बीमारी से इफेक्ट ना हो जाए, जो हमारे कैटल्स हैं वो किसी बीमारी से इफेक्ट ना हो जाए स्टूडेंट्स। मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मिल्किंग, मतलब काऊ से या बफेलो से मिल्क लेंगे। अब मिल्क लेने के बाद क्या होगा, उसे हम स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने में बहुत से प्रोसेस होते हैं। पहले स्टोर करने के बाद उसे क्या करेंगे, हम कंपनीज के पास ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर आप खुद की कंपनी है तो आप स्टोरेज में फ्रीजिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं पेस्चराइजेशन करने के लिए। तो स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो हमारे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा मेन काम क्या है, हमारे पॉपुलेशन को फीड करना, मतलब वो पूरे पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट्स, तो उनसे जो भी प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, उनसे जो मिल्क है वो पूरे हमारे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आता है। कैसे हम हमारे डेयरी फार्म को, कैसे हम हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्म को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ज़रूरी है स्टूडेंट्स हमारे मिल्क फार्म को, हमारे डेयरी फार्म को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मिल्क पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स। हमारा कर्ड, योगर्ट, क्रीम, चीज़, बटर, ये सब क्या हमारे रोज़ के यूजेस वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें मिल्क पे डिपेंड होता है। घी, यहाँ तक कि घी भी मिल्क से ही बनता है स्टूडेंट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे डेयरी फार्म को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे तरीके यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डेयरी फार्म है वो अच्छे से मैनेज हो और हमारे डेयरी फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क के प्रोडक्ट्स बने, ताकि हम हमारे बढ़ते हुए पॉपुलेशन को फीड कर पाएँ स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या था स्टूडेंट्स, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। एनिमल हस्बेंड्री में हमने देखा था एनिमल ब्रीडिंग। सेकंड देख लिया है हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट। क्या देखा है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, कैसे हम अपने डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो वर्ड पोल्ट्री जहाँ भी आता है वहाँ पे आपको समझ लेना है, यहाँ पे बर्ड्स का नाम आने वाला है, स्पेशली चिकन्स जैसे बर्ड्स का। क्या स्टूडेंट्स, स्पेशली चिकन जैसे बर्ड का। तो पोल्ट्री मतलब आपको समझना है यहाँ पे बर्ड्स आने वाले हैं। तो अब हमने देखा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, हमने देखा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड्स नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज सच एज चिकन, डक्स, टर्की एंड फॉल्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर एग्स एंड मीट। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, फिर से क्या बोला है इधर पे, जो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग में हम कौन कौन से बर्ड्स को पालेंगे, हम चिकन्स को पालेंगे, मुर्गी, डक, बदक्स को पालेंगे, टर्की। आपने देखा होगा ये चिकन्स जैसे ही दिखते हैं बट इनकी आवाज़ अलग होती है थोड़ी सी, और ये थोड़े से डिज़ाइन रहते हैं, मतलब थोड़ा इनके बॉडी पे डिज़ाइन रहता है, और थोड़े छोटे और मोटे होते हैं ये चिकन से, और चिकन जैसे ही दिखते हैं। फॉल भी वैसे ही होते हैं, चिकन टाइप सी रहते हैं ये भी। तो ये सब बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्पीशीज के बर्ड हैं जो हम पालेंगे, विच आर डोमेस्टिकेटेड, जो हम क्या करेंगे, पालेंगे हमारे पोल्ट्री फार्म में। किस लिए पालेंगे स्टूडेंट्स, ताकि हमें एग मिल सके और मीट मिल सके। तो क्या ज़रूरत है एग और मीट की, तो एग जो होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। क्या स्टूडेंट्स, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एग। और मीट क्या है, मीट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा दें हमारे
फूड प्रोडक्शंस को। अगर ये इतना बड़ा सोर्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मीट का, तो मतलब इसे भी हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्शंस भी हमें बढ़ाना है। इसका प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम चिकन, डक, टर्की या फॉल की पॉपुलेशन बढ़ा दें, या तो हम चिकन, डक, टर्की और फॉल के साथ ऐसे कुछ तरीके इस्तेमाल करें जिससे ये ज़्यादा प्रोडक्शंस करने लगे एग का या मीट का। सो ये हम करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि अब कैसे हम पोल्ट्री फार्म को मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ ब्रीड्स हैं, क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ब्रीड्स हैं, चिकन्स के यहाँ पे ब्रीड्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स कुछ। तो नॉर्मली क्या होता है, चिकन्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब चिकन्स का एग्स ज़्यादा यूज होता है हमारे फूड में। सो यहाँ पे चिकन्स का हमें ब्रीड्स दिया गया है अलग अलग। तो देखते हैं क्या है। पहला है प्लायमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। तो ये 3 टाइप के कुछ ब्रीड्स हैं हम इंडिया में यूज करते हैं, जो कि अमेरिकन ब्रीड्स है। क्या स्टूडेंट्स, जो कि अमेरिकन ओरिजिन है, अमेरिकन ब्रीड्स के ये चिकन है। कौन कौन से याद रखना है आपको, जितने भी नाम में यहाँ पे हो रहा है ये आपको याद रखना है। ये काऊ के, ये बफेलोस के, अब आप चिकन्स के पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा ब्रीड है, क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यूज में भी आता है स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या स्टूडेंट्स, प्लायमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। तो ये क्या है, अमेरिकन ब्रीड है। क्या है, अमेरिकन ब्रीड है। ब्रह्मा, कोचिन, लक्षंस, ये क्या है, एशियाटिक ब्रीड है। क्या है, एशियाटिक ब्रीड है। कौन कौन से, ब्रह्मा, कोचिन एंड लक्षण क्या है, एशियाटिक ब्रीड है, एशिया के ब्रीड्स हैं ये। लेघॉर्न, मिनोरका, लेघॉर्न और मिनोरका क्या है, मेडिटेरियन ब्रीड्स है। क्या है, मेडिटेरियन ब्रीड्स हैं। ऑस्ट्रेलोप, ऑस्ट्रेलोप क्या है, इंग्लिश ब्रीड है। क्या है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन का ये ब्रीड होने वाला है। ये क्या है, इंग्लिश ब्रीड है, टाइप का चिकन क्या है, इंग्लिश ब्रीड। चिट्टगोंग, असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ, ये क्या है, इंडियन ब्रीड्स है। क्या है, ये 4 इंडियन ब्रीड्स। तो इतने टाइप के ब्रीड्स हैं स्टूडेंट्स जो हम यूज करते हैं एग्स और मीट पर्पस के लिए। इतने टाइप के चिकन्स के ब्रीड है जो हम यूज कर रहे हैं एग और मीट पर्पस के लिए। ये सब नाम आपको याद रखना, और याद रखना है कि कौन से ब्रीड के हैं, हमने कौन से ब्रीड में इन्हें पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रहे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हम पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स को पालने वाले हैं, जैसे कि चिकन, डक्स, टर्की और फॉल्स को। किस लिए, एग और मीट के लिए। एग और मीट के लिए क्यों, क्योंकि एग और मीट हमारे फूड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन सोर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्स के लिए, विटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए। सो हमें इनका प्रोडक्शंस बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चिकन, डक्स, टर्की, फाउल जैसे बर्ड्स को पालना पड़ेगा, या और इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, या तो कुछ ऐसे नए तरीके इस्तेमाल करने, कुछ ऐसे नए ब्रीड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें एग और मीट का प्रोडक्शंस ज़्यादा मिले। तो हमने कुछ ब्रीड्स यूज़ किए हैं स्टूडेंट्स। सो उसके नाम हमने देखा है। तो कुछ अमेरिकन ब्रीड्स हैं, कुछ एशियाटिक ब्रीड्स हैं, कुछ मेडिटेरियन ब्रीड है, कुछ इंग्लिश ब्रीड है और इंडियन ब्रीड्स है जो हम इंडिया में यूज करते हैं एग्स और मीट को प्रोड्यूस करने के लिए, एग्स और मीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है हमें पोल्ट्री फार्म मैनेज करने के लिए, क्या क्या ज़रूरी है हमें पोल्ट्री का फार्म मैनेज करने के लिए। तो देखते हैं क्या है वो। सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंड डिजीज फ्री ब्रीड्स। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ध्यान देना है। क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंड डिजीज फ्री ब्रीड्स। मतलब हमें सिलेक्शन करना है। पहले किसका सिलेक्शन करेंगे, हम उन बर्ड्स का सिलेक्शन करेंगे अच्छे से जो कि डिजीज फ्री ब्रीड हो। ऐसा ब्रीड ना हो कि वो बार बार बीमार हो जाए स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे ब्रीड्स भी होते हैं जो बार बार बीमार होने लगते हैं, तो वो ब्रीड हमें नहीं चाहिए। तो उसका सिलेक्शन करना भी बहुत ही ज़रूरी है जो कि डिजीज़ फ्री ब्रीड हो स्टूडेंट्स। क्या हो, डिजीज़ फ्री हो, मतलब उनमें कोई भी टाइप का डिजीज़ नहीं होना चाहिए। बर्ड्स को भी डिजीज़ होता है स्टूडेंट्स, सो हमें वो सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वीटेबल एंड सेफ फार्म कंडीशन, और हमें ऐसी जगह भी सेलेक्ट करनी है जो स्वीटेबल हो उन बर्ड्स के लिए। क्या हो, स्वीटेबल हो
उनको सूट करना चाहिए वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, और उनके लिए वो सेफ रहना चाहिए, वो फार्म कैसा रहना चाहिए, सेफ कंडीशन में रहना चाहिए स्टूडेंट्स। प्रॉपर फीड एंड वाटर, अच्छे से उन्हें दाना खाना जो भी है उनका वो उन्हें अच्छी तरह से मिलना चाहिए उनके फार्म में, और अच्छे तरह से उनको पानी भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पानी भी मिलना चाहिए स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म को मैनेज कर रहे हैं, हम बर्ड्स पाल रहे हैं हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ये सब हमें ध्यान देना है कि जो हमने बर्ड्स पाले हैं उन्हें अच्छी तरह से खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो वो भी हमें देखना है। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, अब ये इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट्स, हाइजीन एंड हेल्थ केयर। मतलब कोई भी एनिमल जब हम पालेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका हाइजीन होना चाहिए, और उन्हें हेल्थ केयर मतलब हमें वेटरनरी डॉक्टर भी एक रखना चाहिए हमारे फार्म के लिए, ताकि हम अपने जो बर्ड्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हमने पाले हैं, उन्हें वीक्स में 2 वीक्स या 1 मंथ में हम चेकअप करें उनका, ताकि वो किसी डिजीज से तो नहीं जा रहे हैं। अगर एक को डिजीज हो गया तो पूरा पोल्ट्री फार्म में जितने बर्ड्स हैं उन्हें भी वो डिजीज हो सकता है। अगर एक को वायरल डिजीज हुआ है तो पूरे पोल्ट्री फार्म आपका बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसलिए हाइजीन भी होना बहुत ज़रूरी, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है हमारे पोल्ट्री फार्म के जो भी एनिमल्स उन्हें, और उनके हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तब जाके हम एक अच्छा पोल्ट्री फार्म सेटअप कर पाएंगे और हम अपने फूड प्रोडक्शंस को एनहांस कर पाएंगे। अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? डिजीज़ फैलेगा तो क्या होगा? हमारे जो बर्ड्स रहेंगे वो इफेक्ट हो जाएंगे तो हमको एग और मीट नहीं मिलेगा अच्छे अमाउंट में स्टूडेंट्स। अब ठीक है, यहाँ पे एक बात आती, जो हमारे चिकन्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हो गए? ये 2 पार्ट है। लेयर्स टाइप के जो चिकन होंगे वो एग्स के लिए हम पालेंगे। क्या करेंगे? जो चिकन्स हम एग्स के लिए पालते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लेयर्स। क्या बोलेंगे? लेयर्स। जो चिकन हम एग्स के लिए पालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? लेयर्स। ध्यान देना। और जो चिकन हम मीट के लिए पालेंगे, जो चिकन हम मीट के लिए, मांस के लिए पालेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रॉयलर्स। फिर से ध्यान देना, जो चिकन हम एग्स के लिए पालेंगे वो क्या है? लेयर्स। और जो चिकन हम मीट के लिए पालेंगे वो उन्हें क्या बोलते हैं? हम ब्रॉयलर्स। क्या बोलेंगे? ब्रॉयलर्स। तो लेयर्स फॉर एग मतलब हम एग्स के लिए कौन सा चिकन पालेंगे? एग्स के लिए हम एक मेडिटेरियन ब्रीड का चिकन पालते हैं जिसे हम बोलते हैं लेगहॉर्न। क्या बोलते हैं? लेगहॉर्न। इंडिया में हम मेडिटेरियन ब्रीड का चिकन पालते हैं लेगहॉर्न। किस लिए? एग प्रोडक्शन के। लेगहॉर्न ऐसा चिकन है जिसे बहुत अच्छा ब्रीड माना जाता है स्टूडेंट्स एग प्रोडक्शंस के लिए, क्योंकि लेगहॉर्न के जो चिकन्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल जो दूसरे ब्रीड ऑफ चिकन से। तो लेगहॉर्न चिकन्स को हम ज़्यादा पालते हैं कि हमें ज़्यादा एग मिल सके, ज़्यादा एग का प्रोडक्शंस हो सके स्टूडेंट्स। दूसरा है ब्रॉयलर्स फॉर मीट। ब्रॉयलर्स फॉर मीट के लिए हम कौन कौन से पालेंगे? मीट के लिए हम पालेंगे असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ। जो इंडियन ब्रीड से क्या है? असील, ब्रह्मा, कड़कनाथ। तो ये कुछ टाइप के इंडियन ब्रीड्स है जिसे हम ब्रॉयलर्स मीट के लिए पालेंगे। क्यों मीट के लिए? क्योंकि इनमें जो मीट होगा स्टूडेंट्स वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? इनकी जो बॉडी होगी उनमें जो मीट होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए हम ऐसे टाइप के चिकन्स को पालेंगे जो कि हमें ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन, ज़्यादा मीट का प्रोडक्शंस दे सके। क्या? ज़्यादा मीट का प्रोडक्शंस दे सके। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो भी एग प्रोड्यूस करेगा, जो भी चिकन, उसे हम लेयर्स बोलेंगे। जो भी चिकन मीट प्रोड्यूस करेगा उसे हम बोलेंगे ब्रॉयलर्स। तो देखते हैं कि हम लेयर्स को कैसे रखना है। लेयर्स को कैसे रखना है, कैसे हम लेयर्स को मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स। परचेज ऑफ हाई यील्डिंग चिकन्स। तो जब आप लेयर्स खरीदने जाएंगे तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि वो लेयर, जो लेयर चिकन है आपका, वो हाई यील्डिंग हो, मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा एग दे सके। तो वो चिकन्स को आपको परचेज करना है। वेल वेंटिलेटेड फार्म। वेल वेंटिलेटेड फार्म मतलब आपके फार्म का वेंटिलेशन इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चिकन्स को पूरी तरह से पैक करके रखेंगे, तो आपको वेल वेंटिलेटेड रखना चाहिए। प्रॉपर फीड, अच्छी तरह से उन लेयर्स का ध्यान रखें, अच्छी तरह से उन्हें खाना भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। क्या करना? बहुत ज़्यादा आपको जरूर। डीबीकिंग। डीबीकिंग मतलब स्टूडेंट्स उनके बीक्स को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें
काटना पड़ता है। अगर वो बीक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो दाना नहीं चुग पाते हैं। क्या हो जाता है, अगर एकदम ज़्यादा वो बीक्स बढ़ जाते हैं चिकन्स के तो वो दाना नहीं चुग पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उनको डीबीकिंग करना पड़ता है, उनके बीक्स को थोड़ा सा काटना पड़ता है, थोड़ा सा उसे हमें घिस के छोटा करना पड़ता है स्टूडेंट्स। लाइटिंग, उनके जो फार्म में उनका जहाँ पे हमने शेल्टर बनाया है, लेयर्स का हमने जहाँ पे भी शेल्टर, देखो लेयर्स क्या है, एग प्रोड्यूस करने वाले हैं और एग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें हमें अच्छे से रखना भी पड़ेगा। तो लाइटिंग भी उनके शेल्टर्स में ज़रूरी है, वहाँ पे लाइट रहे स्टूडेंट्स। वाटरर्स, हमें वाटर देने वालों को भी रखना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से वाटर भी प्रोवाइड करना चाहिए और वाटर भी बार बार चेंज करना चाहिए, जो भी जहाँ भी हम उन्हें रख रहे हैं लेयर्स को वहाँ पे। तो वाटर का भी प्रोवाइड होना चाहिए, उन्हें वाटर भी अच्छी तरह से, ताकि हमारे जो लेयर्स रहें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग प्रोड्यूस करने में। तो सैनिटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजेशन, साफ सुथरा होना लेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या होना, साफ सुथरा होना बहुत ज़्यादा है। कलिंग, कलिंग मतलब होता है अच्छी तरह से चुनना। क्या स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से हमें लेयर्स को चुनना है कि कौन सा लेयर ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर रहा है। तो कलिंग मतलब होता है अच्छी तरह से चुनना कि कौन सा लेयर बीमार तो नहीं है। अगर कोई लेयर बीमार है तो उसे चुन के हम क्या करेंगे, उनको वैक्सीनेशन करेंगे। क्या करेंगे, उनका वैक्सीनेशन करेंगे अगर वो बीमार हो चुका है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम लेयर्स की फार्मिंग करेंगे। एग्स के लिए हम लेयर्स की फार्मिंग करेंगे, लेयर टाइप के चिकन्स को जब हम पालेंगे तो इतने सारे चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं जब हम ब्रॉयलर्स पालेंगे, क्या कर रहे हैं, हम ब्रॉयलर्स पालेंगे। याद रखना ब्रॉयलर्स हम क्यों पालेंगे, ब्रॉयलर्स हम मीट प्रोडक्शंस के लिए पालेंगे। किस लिए पालेंगे, मांस के लिए पालेंगे। जो भी नॉन वेजिटेरियंस होगा वो ब्रॉयलर्स खाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मीट के लिए होता है स्टूडेंट्स। तो ब्रॉयलर्स हम देखते हैं, ब्रॉयलर्स के लिए क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। तो हमें एक ऐसे ब्रीड को चुनना है जिसमें मीट ज़्यादा हो। क्या हो स्टूडेंट्स, जिनमें मांस ज़्यादा हो। तो हमें ऐसे ब्रीड्स को चुनना है। तो मैंने आपको ब्रीड्स बताया कौन कौन से जो ज़्यादा मांस बनाते हैं अपने बॉडी में, इन सब के कंपैरिजन में। तो वो है असील, ब्रह्मा और कड़कनाथ, जो कि एक इंडियन टाइप ऑफ ब्रीड है स्टूडेंट्स। क्या है, इंडियन टाइप ऑफ ब्रीड है। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग मतलब उन्हें कौन से शेल्टर में रख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उस शेल्टर का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ना कि आप उसे बंद करके रखें, पूरी तरह से पैक करके रखें। वो जो भी ब्रॉयलर्स हैं उनका ध्यान ना दें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसे कम करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, या तो एकदम कम टेम्परेचर है थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा करने की कोशिश होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तभी उनके बॉडी में जो होगा अच्छी तरह से मीट का प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद हम जब मीट हमें चाहिए होगा तो हम ज़्यादा मीट हमें मिल सकेगा। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उन्हें खुले इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, या तो जो भी उनका शेल्टर है वो अच्छी तरह से वेंटिलेटेड हो, उनमें खिड़की वगैरह जो भी है वो बने रहने चाहिए, ताकि उनमें एयर फ्लो अच्छा बना हो। लाइटिंग इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लाइटिंग भी उनके शेल्टर्स में होनी चाहिए। फ्लोर स्पेस एंड ब्रॉयलर पिट, उनको जहाँ भी रख रहे हैं वहाँ पे उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक ब्रॉयलर को कोई भी बीमारी हो तो वो दूसरे चिकन को, दूसरे ब्रॉयलर को ना लगे। और ब्रॉयलर फीड मतलब ब्रॉयलर्स के लिए जो अच्छा खाना है, जिनके वजह से उनमें मीट प्रोडक्शंस ज़्यादा हो स्टूडेंट्स, वो उस टाइप का हमें उन्हें खाना देना, उस टाइप का हमें उन्हें चारा देना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ब्रॉयलर्स का फार्मिंग कर रहे हैं, ब्रॉयलर्स के फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्री डिजीज आर, मतलब अब क्या होगा, अब हम कोई भी बर्ड्स का फार्म चालू करता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उन्हें कोई डिजीज़ ना हो। अगर किसी एक को भी डिजीज़ होता है तो हो सकता है आपका पूरा पोल्ट्री जो फार्म हो वो
तहस महस हो जाए, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए और सब आपके जो भी लेयर्स, जो भी ब्रॉयलर है वो उनकी डेथ हो जाए या तो वो इफेक्टेड हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और वेटेनरी भी उन्हें दिया जाए वीक टू वीक या मंथ टू मंथ। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं हमारे बर्ड्स को, हमने जो पाले हैं। तो वायरल डिजीज में कौन कौन से हो जाते हैं? रानीखेत, ब्रोंचाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो रानीखेत क्या है स्टूडेंट्स? रानीखेत भी एक उनका रेस्पिरेटरी डिजीज है स्टूडेंट्स। ब्रोंचाइटिस मतलब उनके ब्रोंकाई में प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स, तो उसे हम ब्रोंचाइटिस। एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो। बीच में बर्ड फ्लू आया था स्टूडेंट्स, जो कि ह्यूमंस को भी इफेक्ट किया था और बर्ड्स को भी इफेक्ट किया था स्टूडेंट्स। तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद होगा बर्ड फ्लू। तो ये टाइप के वायरल डिजीज हो सकते हैं। अगर ये वायरल डिजीज है मतलब एक चिकन्स को होता है, तो हो सकता है कि सभी चिकन्स को हो जाए स्टूडेंट, और सभी चिकन्स को हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा एग और मीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम पहले से ही ध्यान दे के रखेंगे तो ये वायरल डिजीज नहीं होगा स्टूडेंट्स किसी भी चिकन्स को, और हमारा प्रोडक्शन चालू रहेगा और हम अपने करंट पॉपुलेशन को फीड कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया से हो। कैसे? जो बैक्टीरिया से। पुलोरम, पुलोरम क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं इजी में बता देता हूँ। पुलोरम होता है जो भी हमारे बर्ड्स को डायरिया होगा। क्या होगा? जो भी हमारे बर्ड्स को डायरिया होगा उसे हम बोलते हैं पुलोरम। क्या बोलेंगे? पुलोरम। कॉलेरा आपको मालूम है, टाइफाइड आपको मालूम है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी आपको मालूम है वो भी। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेशन जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा उसे हम बोलेंगे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। एंटरिटिस, एंटरिटिस क्या होता है? वो इंटेस्टाइनल डिजीज होता है जिनमें उनका जो इंटेस्टाइन्स होता है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा सूज जाता है और उन्हें क्या होता है? डायरिया होने लगता है। क्या होने लगता है? डायरिया होने लगता है। तो ये सब कुछ टाइप के बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे बर्ड्स को हो सकते हैं। जो हमारे पोल्ट्री फार्म में हमने बर्ड्स को पाल रखे हैं, लेयर्स को पाल रखे हैं, डक्स को फॉल को पाल के रखे हैं एग्स के लिए और मीट के लिए, वो उन्हें हो सकता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट्स। फंगल डिजीज क्या स्टूडेंट्स? फंगल डिजीज, ऐसे डिजीज जो फंगस की वजह से। तो एस्पेरजिलोसिस, तो एस्पेरजिलोसिस एक ऐसा डिजीज है जो कि फंगस से होने वाला, और ये फंगस से होगा हम कहाँ पे होगा? ये होगा उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में होगा। कहाँ होगा? उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में ये डिजीज होगा, जिनके वजह से वो उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फीवर्स, फीवर्स बहुत ही कॉमन डिजीज होता है स्टूडेंट्स बर्ड्स में। क्या होता है? इनमें इनके जो बाहर के फेदर होते हैं, बाहर के जो हेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से झड़ जाते हैं फंगस इन्फेक्शंस के कारण। क्या होते हैं? फंगस इन्फेक्शंस के कारण ये पूरी तरह से झड़ जाते हैं। और तीसरा है थ्रश। क्या स्टूडेंट्स? थ्रश, थ्रश भी क्या है स्टूडेंट्स? थ्रश में क्या होता है? उनके इंटेस्टाइन्स क्या हो जाते हैं? इंटेस्टाइनल डिजीज होगा स्टूडेंट्स, जो कि सूज जाएंगे उनके इंटेस्टाइन्स फंगल इन्फेक्शंस के वजह से स्टूडेंट्स। और थ्रश में भी क्या होता है स्टूडेंट्स? लेशंस क्रिएट हो जाते हैं। लेशंस क्रिएट होते हैं उनके मुंह के अंदर। कहाँ पर क्रिएट होंगे? वहाँ मुंह के अंदर उन्हें घाव क्रिएट होने लगेगा, छाले होने लगेंगे, तो उसे भी हम थ्रश बोलते हैं स्टूडेंट्स। पैरासाइटिक डिजीज, अब देखते हैं पैरासाइटिक डिजीज मतलब किसी पैरासाइट, पैरासाइट मतलब होता है स्टूडेंट्स जो दूसरे बॉडी का न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा और उसे ही हार्म करेगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं पैरासाइटिक डिजीज में क्या होगा। तो लाइस इन्फेक्शन, क्या है स्टूडेंट्स? लाइस इन्फेक्शन। जुएं, क्या है स्टूडेंट्स? जुएं। राउंड वर्म उनके इंटेस्टाइन्स में होगा स्टूडेंट्स। सीकल वॉर्म इन्फेक्शन, सीकल वॉर्म इन्फेक्शन भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज होता है इनके बर्ड्स के अंदर जो होता है। तो अब हम देखते हैं प्रोटोजोन डिजीज। क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटोजोन डिजीज। तो प्रोटोजोन डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो कि छोटे छोटे प्रोटोजोआ से हो। क्या हो? छोटे छोटे प्रोटोजोआ से हो। तो एक है कॉक्सीडायसिस, कॉक्सीडायसिस भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है इनका, जो कि एक प्रोटोजोअन के वजह से होता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ टाइप के डिजीज है
जो अगर एक चिकन को भी हो गया तो ये हो सकता है कि सभी चिकन्स को हो जाए, सभी बर्ड्स को हो जाए जो वहाँ पे हमने फार्म में पाल के रखे हैं। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो पूरा फार्म होगा वो तहस महस हो जाएगा और हमारा जो मेन है फूड प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये था पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी है ध्यान देना है, ये सब आपको याद रखना है। क्या क्या हमने पढ़ा है पोल्ट्री फार्मिंग में, लेयर्स क्या होता है, ब्रॉयलर्स क्या होता है, फिर हमने देखा है कि डेयरी फार्म में क्या क्या हमने पढ़ा है और डेयरी फार्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हमें कैसे करना है जब हम ये फार्म मैनेज कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके पहले हमने एनिमल ब्रीड्स पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, सो ये सब हमने देखा था। तो एनिमल हस्बेंड्री में हमने एनिमल ब्रीडिंग पहले कंप्लीट किया था फर्स्ट वीडियो में। आज हमने कंप्लीट किया है डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्मिंग स्टूडेंट्स। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स बी कीपिंग जो है एपीकल्चर, जिसे हम बोलते हैं एपीकल्चर, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में और समझेंगे कि किस तरह से बी कीपिंग को हम मैनेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है बी कीपिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।